मेरा नाम अनिल कुमार पांडे है। मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में 100% इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो 6 चैप्टर से जो ट्रेंगल चैप्टर है क्लास 10th का, उसमें थेल्स प्रमेय या उसे आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं, तो उसके बारे में आज हम आप लोगों को आसान तरीक़ा से समझाएंगे हिंदी मीडियम में। थेल्स प्रमेय का सबसे पहले यहाँ कथन, कभी कभी 2 नंबर का कथन बस पूछता है कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए, या फिर जब ज़्यादा नंबर में देता है तो उसको हम लोगों को प्रूफ भी करना होता है। तो थेल्स प्रमेय का सबसे पहले यहाँ हम कथन लिखेंगे। थेल्स प्रमेय या इसको आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। थेल्स प्रमेय आधारभूत थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, इसका कथन होता है एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। समान अनुपात में विभाजित करते हैं।
यहाँ पर हमने कथन लिखा है थेल्स प्रमेय का। कभी कभी 2 नंबर का कथन आता है कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए पेपर में, और यदि 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इसको सिद्ध करने के लिए भी बोलेगा। तो थेल्स प्रमेय का कथन इतना ही है, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इसको यदि हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले इसका लिखेंगे दिया है, पहला टॉपिक होगा दिया है, और हम लोग इसको जैसे इसका ये दिया गया है कथन उसी के अनुसार त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले बात कर रहा एक त्रिभुज की, तो एक यहां पर त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज की, मैंने एक त्रिभुज बनाया, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा यहां खींचेंगे। मान लीजिए हम लोग इस भुजा के समांतर रेखा खींचे जिसका नाम क्या है, डी है। भुजा बीसी के समांतर हमने डी को खींचा। हम ए बी के समांतर यहां खींच सकते थे, इस लाइन के भी समांतर खींच सकते थे, ये थोड़ा इजी लगता है। बीसी समांतर डी खींचा, और फिर कह रहा है कि खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो जब हमने डी समांतर बीसी खींचा तो ए बी को यह डी पर प्रतिच्छेद कर रहा है और ए सी को ई पर। तो दिया है में प्रमेय का जो ये स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है, शुरू वाला, ये दिया है होता है, और लास्ट वाला पार्ट जो होता है वो सिद्ध करना होता है। लास्ट में लिखा हुआ बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो जो लास्ट वाली लाइन होती है ये सिद्ध करने की होती है। कभी कभी जब थेल्स थ्योरम का कथन यहाँ लिख देता है तो ये नहीं समझ में आता है कि हमको सिद्ध क्या करना है और दिया है में क्या लिखना है। तो दिया है में हम ऊपर जो स्टार्टिंग में दिया रहता है उसको दिया है में लिखते हैं। लास्ट वाला जो हमारी लाइन होती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, उसको सिद्ध करते हैं। तो दिया है में लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी, डीई बीसी के समांतर है तथा रेखा डीई भुजा AB को बिंदु D पर तथा भुजा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। हमने यहां पर लिखा त्रिभुज ABC में, तो ये त्रिभुज ABC है। D समांतर BC, ये समांतर की चिन्ह होती है। ये जो D है किसके समांतर है, BC के समांतर है। D समांतर BC तथा रेखा DE भुजा AB को बिंदु D पर, ये जो रेखा DE है भुजा AB को बिंदु D पर प्रतिच्छेद कर रही है और भुजा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रही है। यही हमने लिखा त्रिभुज ABC में D समांतर BC तथा रेखा DE, ये रेखा DE भुजा AB को बिंदु D पर तथा भुजा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है। सिद्ध करना है
इस सब टॉपिक का हमको नंबर मिलता है। जब कभी भी थेल्स थ्योरम को हम प्रूव करते हैं तो दिया है का भी नंबर मिलता है, सिद्ध करना है का नंबर मिलता है, ये जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसका नंबर मिलता है, और इसके कथन का नंबर मिलता है। तो ये टॉपिक बाय टॉपिक हमको सब लिखना है जब इस थ्योरम को जब सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध क्या करना है, अभी हमने कहा था कि ये जो दिया गया था इसका कथन, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। जो अंतिम वाली लाइन होती है उसको हम लोग सिद्ध करते हैं ज्यादातर। तो अंतिम में क्या लिखा है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो समान अनुपात का मीन्स होता है AD अपान DB AE अपान EC। ये जो बिंदु हैं इन भुजाओं को AB को किस प्रकार समान अनुपात में कर देंगे, AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC। इसका मीन्स ये हुआ कि ये जो बिंदु D और E हैं AB को समान, AB और AC को समान अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। AD अपान DB AE अपान EC, यही समान अनुपात कहलाएगा कि ये जो बिंदु D और E हैं AB और AC को समान अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC। समान अनुपात का मीन्स ऐसे भी हो सकता है कि AB अपान AD इक्वल टू AC अपान AE। जो प्रक्रिया हम इधर करेंगे वही प्रक्रिया इधर करेंगे, वो कहलाता है समान अनुपात। समान अनुपात का मीन्स कि AD अपान DB करेंगे तो AE अपान AC हो जाएगा। ये चीज हमको सिद्ध करना है। अब हमारा अब ये दिया है, हो गया सिद्ध करना। अब यहाँ पर लिखेंगे रचनाएं। ये रचना B को E से तथा C को D से मिलाया। रचना में लिखेंगे B को E से, B को E से, B को E से तथा C को D से मिलाया, C को D से मिलाया। EF परपेंडिकुलर, EF लंब AB तथा DG लंब AC खींचा। EF लंब AB लंब का चिन्ह है तथा DG लंब AC खींचा। रचना में हमने लिखा B को E से तथा C को D से मिलाया। देखिए कितना आसान है, B को E से तथा C को D से मिलाया। EF लंब AB और DG लंब AC खींचा। ये लंब की चिन्ह होती है। हमने लिखा EF लंब AB तथा DG लंब AC खींचा। फिर से एक बार यहाँ समझ लीजिए, B को E से तथा C को D से मिलाया। यहाँ देखिए B को E से तथा C को D से मिलाया और EF लंब AB, ये लंब की चिन्ह है, EF लंब AB तथा DG लंब AC खींचा। DG लंब AC खींचा। किसी लाइन में अगर कोई लंबवत लाइन है और एक बार उसमें परपेंडिकुलर खींच दें, फिर चाहे हम जितने त्रिभुज बनाए वही हाइट मानी जाएगी। अगर AB को हम बेस मान के कोई भी त्रिभुज बनाएंगे तो उसकी ऊंचाई यही मानी जाएगी EF। जैसे कि मान लीजिए एक लाइन है और इस लाइन में अगर ये लंबवत लाइन है तो चाहे आप जितने त्रिभुज बनाइए, कितने भी आप त्रिभुज बनाएंगे, ऊंचाई तो यही मानी जाएगी, ऊंचाई तो यही मानी जाएगी, भले ही बहुत सारे त्रिभुज दिख रहे हैं। ऐसे ही ये जो EF लंब खींचा गया है AB में, यदि AB को बेस मानकर कोई भी हम त्रिभुज लेंगे तो उसकी हाइट मानी जा सकती है EF। उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हमने इसका कथन लिखा कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये कथन है। फिर इसमें दिया है, क्या है, दिया है में जो स्टार्टिंग ये जो शुरू का लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज है, इसमें एक भुजा के समांतर रेखा खींची गई है, तो वही हमने लिखा यहाँ कि त्रिभुज ABC में D समांतर BC है और तथा रेखा D भुजा AB को बिंदु D पर तथा भुजा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। फिर हमने सिद्ध करने में लिखा कि ये जो हमारी लाइन D है AB को AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। लाइन D समान अनुपात क्या कहलाता है, AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC। रचना तो बहुत आसान है। B को E से तथा C को D से मिलाया, B को E से तथा C को D से मिलाया, EF लंब AB तथा DG लंब AC खींचा। तो
इसका ये पहला टॉपिक क्या था, कथन। दूसरा टॉपिक था इसका दिया है। तीसरा टॉपिक था सिद्ध करना है। चौथा टॉपिक था रचनाएं। अब इसका जो मेन टॉपिक चलने वाला है वो है सिद्ध करने वाला, कि सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करना है, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इसमें हम लोग सिद्ध करेंगे अब इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। अब इसमें मेन टॉपिक है अपना उपपत्ति। उपपत्ति जिसको हमको समझना है कि अब हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि सिद्ध करना क्या है। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना था। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो सभी बच्चों को ये लगता है कि चलो इसको याद कर लेते हैं, प्रमेय है, लेकिन इसको याद नहीं करना है। हम आप लोगों को एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक इसकी ये है कि हम लोग एक बार AD से रिलेटेड ट्रायंगल लेंगे, एक बार DB से। किससे रिलेटेड ट्रायंगल लेंगे? एक बार AD से रिलेटेड ट्रायंगल लेंगे, एक बार DB से। तो AD से रिलेटेड कौन सा ट्रायंगल यहां दिख रहा है? ADE। हम लोगों को जो प्रूव करना है वहीं से ट्रिक मिलेगा, रटना नहीं है कि चलो रट लेते हैं कि ट्रायंगल AD, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BDE में त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BDE में AD से रिलेटेड त्रिभुज हुआ ADE और BD से रिलेटेड त्रिभुज हुआ BDE। हम लोग इससे रिलेटेड त्रिभुज लेंगे तो हमको याद भी नहीं करना पड़ा कि ADE और BD कहां से आ गए। हम लोग इससे रिलेटेड त्रिभुज लेंगे। AD से रिलेटेड कौन सा त्रिभुज है? ADE। और DB से रिलेटेड कौन सा त्रिभुज है? BDE। इन दोनों त्रिभुजों की एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ADE अपान क्षेत्रफल त्रिभुज BDE, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। हाँ, हम लोग क्षेत्रफल का अनुपात। तो कोई भी त्रिभुज हो उसके क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, सूत्र 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज AD का क्षेत्रफल का सूत्र यहां लिखेंगे हम लोग 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। और कोई भी त्रिभुज हो, जैसे ये त्रिभुज दिया गया है ना क्षेत्रफल त्रिभुज BD, इसका भी फार्मूला वही लगेगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये लीजिए, तो 1/2 गुणे आधार। इस त्रिभुज का आधार क्या है? ADE का। ADE का आधार हम लोग वो लेंगे जिसकी जरूरत है। त्रिभुज की किसी भी भुजा को आधार ले सकते हैं। AD को भी आधार ले सकते हैं, DE को भी आधार ले सकते हैं और AE को भी आधार ले सकते हैं, लेकिन हम लेंगे उसी को जिसकी हमको जरूरत है।
हमको जरूरत किसकी है, एडी की है, तो हम लोग एडी को आधार लेंगे और उसको आधार लेंगे जिसमें हमने परपेंडिकुलर खींच रखा है, लंबवत रेखा। देखो हम AB में लंबवत रेखा खींच चुके हैं, तो AB से रिलेटेड बेस लेंगे AD। इसमें कई सारे तथ्य हैं, तो हमारा जो 1/2 आधार क्या होगा, इस त्रिभुज ADE में AD होगा। हम आधार उसी को लेंगे जिसकी हमको जरूरत है, AD की जरूरत है। और ऊंचाई हमने कहा था लाइन AB में ये जो लंबवत रेखा खींच दी गई है EF, यही ऊंचाई मानी जाएगी, EF अपान 1/2 गुणे इस लाइन का आधार क्या माना जाएगा, BDE का, यही AB से रिलेटेड आधार मानेगा, यानी BD या DB कहें, और ऊंचाई यही मानी जाएगी EF। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। हम चाहते तो DE को भी आधार ले सकते थे, लेकिन नहीं, हम लोग AB से रिलेटेड आधार लेंगे, तभी ऊंचाई काम करेगी EF। जैसा भी हमने समझाया यहाँ कि एक लाइन है, इस लाइन में अगर कोई लंबवत रेखा ऐसे खींच दें तो चाहे जितने त्रिभुज बनाएं, बेस यदि यही है 1 2 3 त्रिभुज हमने यहाँ बनाया, लेकिन ऊंचाई यही मानी जाएगी। तो यदि हम बेस किसको लेते हैं, AB को, बेस AB को लेते हैं, तो उस समय ऊंचाई EF ही मानी जाएगी। और मान लीजिए यदि हम इसको बेस ले लेते हैं D, तब फिर कोई गारंटी नहीं कि ऊंचाई यही मानी जाएगी, इस प्रकार से। तो फिर ये कितना हो जाएगा, 1/2 1/2 से 1/2 कैंसिल हुआ, EF से EF कैंसिल हुआ, तो कितना बचा, AD अपान DB, AD अपान DB। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, और ये वैल्यू किसकी आ गई, इसकी, क्षेत्रफल त्रिभुज AD अपान क्षेत्रफल त्रिभुज BD की वैल्यू आ गई, मान आ गया। इसी प्रकार से अब हम लोग इससे रिलेटेड क्षेत्रफल निकालेंगे, AE और EC। तो AE से रिलेटेड, AE से संबंधित त्रिभुज कौन सा होगा, AED या ADE भी कह सकते हैं। तो अब क्षेत्रफल त्रिभुज ADE अपान EC से रिलेटेड क्षेत्रफल, EC से रिलेटेड त्रिभुज, EC से रिलेटेड त्रिभुज क्या होगा, CDE। क्षेत्रफल त्रिभुज ADE अपान क्षेत्रफल त्रिभुज CDE। कोई भी त्रिभुज हो, सूत्र अभी हमने कहा था ना कि एक बार AE से रिलेटेड त्रिभुज लेंगे, एक बार EC से रिलेटेड। तो AE से रिलेटेड कौन सा त्रिभुज होगा, AED कहें चाहे AD, अल्फाबेट से कहेंगे ADE, और EC से रिलेटेड त्रिभुज CDE। तो कोई भी त्रिभुज हो, क्षेत्रफल वही लगेगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई अपान 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये लीजिए, कोई भी त्रिभुज हो 1/2, इसका आधार वही मानेंगे AE, जिसकी हमको जरूरत है उसको आधार मानेंगे AE। आधार तो हम AE न मान के ED भी मान सकते थे, लेकिन आवश्यकता AE की है तो उसी को लेंगे AE। 1/2 गुणे आधार, ऊंचाई इसकी वो जो लंब इसमें डाला गया था क्या, DG। इसी प्रकार से 1/2, इस वाले त्रिभुज का आधार क्या मानेंगे, EC। चाहते तो हम इस वाले त्रिभुज का आधार DE भी मान सकते थे, लेकिन हमको आवश्यकता किसकी है, EC की है, तो EC को लेंगे। हाइट वही रहेगी DG। AE गुणे DG, EC गुणे DG। अब ये DG से DG कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हुआ, तो बचा कितना, AE अपान EC। ये समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 और 2 को तुलना कर सकते थे हम, और समीकरण 1 और 2 की तुलना तब कर सकते थे जब दोनों का बायां पक्ष बराबर हो। अब ये हम लोग बहुत करीब पहुंच चुके हैं सिद्ध के, हम लोग इसकी तुलना कर सकते थे। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, तुलना तब कर सकते थे जब बायां पक्ष के बराबर बायां पक्ष हो। यदि बायां पक्ष के बराबर बायां पक्ष है तो दायां पक्ष के बराबर दायां पक्ष हो जाता है। तो चेक करते हैं कि क्या इसमें समानता है। क्षेत्रफल त्रिभुज AD इसमें भी है, तो क्षेत्रफल त्रिभुज AD इसमें भी है। इसमें क्षेत्रफल त्रिभुज BD लिखा है और इसमें क्षेत्रफल त्रिभुज CD लिखा है।
तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो BDE और CD है उन दोनों में एक कॉमन लाइन DE है, उन दोनों में एक कॉमन लाइन DE है। और हम लोग ये जानते हैं कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव समान होते हैं। इसीलिए किंतु क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज CDE। और यहां पर हम लोग लिख देंगे एक ही आधार पर बने त्रिभुज हैं। एक ही आधार पर अगर दो त्रिभुज बनते हैं तो उनका क्षेत्रफल सदैव समान होता है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि जब BD की इक्वल क्या हो गया CD, तो बाएं पक्ष के बराबर बाएं पक्ष हो गया। AD की इक्वल तो पहले ही AD लिखे, यहाँ AD है तो यहाँ भी AD है, यहाँ BD है तो यहाँ CD है। अब हमने दिखा दिया कि BD CD दोनों इक्वल है। इसका मीन्स ये हुआ कि बायां पक्ष के बराबर बायां पक्ष हो गया, यानी अब तुलना वाला नियम लग जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे तो बायां पक्ष के बराबर बायां पक्ष है, ये बायां पक्ष समीकरण 1 का हुआ, ये बायां पक्ष समीकरण 2 का हुआ। तो दोनों का दायां पक्ष बराबर हो जाएगा एक दूसरे के, ये दोनों के दाएं पक्ष होंगे। तो इसका दायां पक्ष क्या होगा समीकरण 1 का, AD/DB। और समीकरण 2 का दायां पक्ष क्या होगा, AE/EC इति सिद्धम। अभी 2-3 साल से क्या हुआ कि थेल्स थ्योरम का केवल कथन बस पूछता है कि थेल्स थ्योरम का कथन लिखिए। तो थेल्स थ्योरम का कथन यही होता है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसे थेल्स प्रमेय आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। और यदि बोले गए कि थेल्स प्रमेय लिखिए और सिद्ध करिए तो फिर आप लोग इसको इस तरह से सिद्ध करेंगे। सबसे पहले दिया है लिखेंगे, दिया है में लिखेंगे कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें D पैरेलल BC है और D भुजा AB को बिंदु D पर तथा भुजा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। फिर लिखेंगे रचना में कि B को E से, C को D से मिलाया, EF लंब AB खींचा तथा DG लंब AC खींचा। और इस सिद्ध में लिखेंगे कि AD/DB = AE/AC। और जब हम लोग सिद्ध करेंगे तो एक बार AD से रिलेटेड त्रिभुज लेंगे और एक बार DB से। तो AD से संबंधित त्रिभुज AD होगा, DB से संबंधित त्रिभुज BD होगा। दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कोई भी त्रिभुज हो उसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 इस त्रिभुज का आधार AD है, ऊंचाई EF है, इस त्रिभुज का आधार DB है, ऊंचाई EH है। इन सब का मान रख दिया, जो कैंसिल हुआ, समान संख्या ऊपर नीचे की कैंसिल हो जाती है तो इतना बचा। इसी प्रकार से फिर एक बार हम लोग AD से रिलेटेड त्रिभुज लिए, एक बार AE से रिलेटेड त्रिभुज लिए, एक बार EC से। AE से रिलेटेड त्रिभुज ADE होगा और EC से संबंधित त्रिभुज CDE होगा। इन दोनों का हम लोगों ने पुनः क्षेत्रफल निकाला और क्षेत्रफल निकालने के बाद रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ, AE/EC। अब तुलना तब कर सकते हैं जब बायां पक्ष के बराबर बायां पक्ष हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि AD है तो यहाँ भी AD है और यहाँ BD है तो यहाँ CD है। तो हम लोगों ने यहाँ नोट लगा दिया कि BD का क्षेत्रफल इक्वल टू होगा CD के क्षेत्रफल से, क्योंकि यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पर बने हुए हैं तो उनका क्षेत्रफल सदैव समान होता है। एक ही आधार पर ये कैसे बने हुए हैं, यहाँ पर देखिए, ये जो त्रिभुज BD है उसका भी यही आधार है और ये जो त्रिभुज CD है उसका भी यही आधार है। आप लोग देख सकते हैं ये जो BD है उसका भी यही आधार है और जो CD है उसका भी वही आधार है। तो जब एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने होते हैं तो उनका क्षेत्रफल सदैव समान होता है। यहाँ हमने लिखा भी है एक ही आधार पर बने त्रिभुज हैं इसलिए इनका क्षेत्रफल समान हो गया, बराबर हो गया। और इस प्रकार से थेल्स थ्योरम सिद्ध हो गई। आशा करते हैं कि ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए क्वार्टरली, हाफ ईयरली और मेन एनुअल एग्जाम सब में थेल्स थ्योरम 100% आती है।